हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। इंडियन एक्सप्रेस की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। पहला आर्टिकल जो एक्सप्लेन सीरीज़ का है वो है अफ्रीकन यूनियन को जो मेंबरशिप मिली है G20 की, उसके बारे में। और दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। कुल 7 से 8 मिनट में इन दोनों टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द अफ्रीकन यूनियन, द लेटेस्ट मेंबर ऑफ G20। G20 में जैसा आप सबको पता है कि 19 नेशन हैं, 19 नेशंस हैं और एक यूनियन था जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। अभी अगर हम आज के समय में बात करें तो G20, G21 कह सकते हैं उसको हम, क्योंकि 19 नेशन है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक नया अफ्रीकन यूनियन भी इसमें मेंबर बन चुका है। तो इसी अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए अफ्रीकन यूनियन क्या है। अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप है। ये ग्रुप जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 55 मेंबर स्टेट्स हैं। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं सब के सब अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और 9 जुलाई 2002 को इस ग्रुप को बनाया गया था। इस ग्रुप के पहले भी एक संस्था थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU। OAU जो है वो इसकी प्रेडेसेसर संस्था है और ये 1963 में बनी थी। अभी अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटरीट कहाँ है तो आदिस अबाबा में है। और ये जो ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन है, ये पूरे वर्ल्ड का अगर हम GDP की बात करें तो 3 ट्रिलियन GDP है इनकी। इसके अलावा 1.4 बिलियन पीपल यहाँ रहते हैं इस यूनियन में। ये जो 55 देश हैं इनको मिला के अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अफ्रीकन यूनियन को क्यों बनाया गया था। तो आपको बताया कि अफ्रीकन यूनियन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसको बनाने के पीछे जो कारण था वो सबसे पहला कारण ये था कि अफ्रीकन यूनियन के जो देश थे इन लोगों को इसने इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में बहुत मदद की। यूरोप की कॉलोनीज हुआ करती थी अफ्रीका के बहुत सारे देश, और वहाँ इंडिपेंडेंस के लिए OAU ने इनको हेल्प की थी। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद 1990 के मध्यकाल में ऐसा लगने लगा था कि इसमें कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और वहीं से अफ्रीकन यूनियन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। अफ्रीकन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में सॉलिडारिटी और यूनिटी को इस्टेब्लिश करना, उनमें एकता की भावना आए, इसके लिए काम करना। इस एकता की भावना से क्या होगा तो इनका दूसरा उद्देश्य जो है वो है सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी देश एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। दूसरी बात है कि अफ्रीकन यूनियन जो है ये मल्टी फैसेटेड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो अफ्रीकन यूनियन का है उसके बारे में सोचता है और उस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बात करते हैं कि इसके अब तक अचीवमेंट्स क्या रहे हैं। तो इसका अचीवमेंट यह है कि अफ्रीकन यूनियन के बहुत सारे पीस कीपिंग मिशंस ने जो अक्रॉस अफ्रीका बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनमें स्टेबिलिटी लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ देश हैं जैसे बुरुंडी हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, कोमोरोस हो गया, डाफूर हो गया, सोमालिया हो गया, माली हो गया, साउथ सुडान हो गया। यहाँ पर जो एक अनरेस्ट रहता है उस अनरेस्ट से बाहर निकालने का काम ये करता है। ये खास बात है इसकी। अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अफ्रीकन यूनियन के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। अफ्रीकन यूनियन पर एक और आर्टिकल है जो एडिटोरियल पेज पे है, उसको आप पढ़ सकते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस में। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ PGII, द इनिशिएटिव बिहाइंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2 मिनट में कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ये बेसिकली इंडिया को मिडिल ईस्ट से और यूरोप से जोड़ने का काम करेगा। इसमें रेल लिंक भी है और उसके साथ साथ सी लिंक भी है। आप देखें तो यहाँ मुंबई से दुबई के जेबल अली पोर्ट तक पहुँचना, वहाँ से रियाद होते हुए हाइफा तक पहुँचना और यहाँ से पिरायस जो कि ग्रीक में है वहाँ पहुँचना और यहाँ से फिर ओरिजिनल यूरोप में पहुँचना। ये इसका रास्ते का मतलब है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनाने के पीछे बहुत सारा कारण है। पहला तो ये होगा कि स्मूथ ट्रांजिशन हो सकेगा गुड्स का, जिसकी वजह से ट्रेड इंक्रीज होगा। इस ट्रेड में केवल मरीन रूट नहीं है, केवल सी रूट नहीं है, बल्कि रेल लिंक भी कनेक्टेड है। इसके अलावा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस इनिशिएटिव के काउंटर के तौर पर इसको देखा जा सकता है
और ख़ास तौर पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे ये कैसे अलग है, आप ऐसे समझिए कि ये जो कॉरिडोर होगा ये किसी तरह के डेब्ट ट्रैप में अपने कंट्रीज़ को नहीं फंसाएगा। जैसे क्या होता है डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कर्जा देकर किसी को अपने जाल में फंसा लेना। चाइना क्या करता है, चाइना अगर श्रीलंका से चाइना ने बात किया कि हम तुम्हारे यहाँ एक रास्ता बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ एक पोर्ट बनाएंगे, तो बेसिकली सारा का सारा जो अमाउंट होगा वो श्रीलंका में चाइना अपना देगा पैसा, और वो वहाँ पे डेवलप करेगा पोर्ट। इस डेवलपमेंट में जो खर्चा चाइना कर रहा है श्रीलंका के ऊपर, ये श्रीलंका पर एक कर्जा हो गया और इसी कर्ज के जाल में श्रीलंका फंस जाएगा और एक दिन पूरा का पूरा पोर्ट चाइना का हो जाएगा। ये एक तरीका है सीधे साधे शब्दों में अगर आप समझें तो। अब हम बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की आज के एक्सप्लेन सीरीज के व्यू से। तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये PGII के इनिशिएटिव से प्रभावित है। PGII का इनिशिएटिव क्या है ये भी समझेंगे और इस कॉरिडोर के बारे में भी समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि G20 समिट में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया, US, सऊदी अरबिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इसके साथ साथ UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली जो हैं ये सब मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करेंगे। इसका विज़न क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें रेल लाइन भी है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी है और सी लेन भी है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा, न सिर्फ एशिया और अरबियन कंट्रीज़ का बल्कि यूरोप के साथ भी। अब बात करते हैं कि PGII क्या है। PGII का फुल फॉर्म होता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यहाँ आप देखें, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये वेस्ट कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव था ताकि वो एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको फंड करें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है उसको काउंटर किया जाए। इसके लिए PGII क्या था, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान था और सबसे पहले जून 2021 में इसको G7 की मीटिंग के दौरान इसके बारे में बातचीत हुई थी। G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम है, US है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। US प्रेसिडेंट ने कहा था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W फ्रेमवर्क, और उसी के तहत इस पर काम चलना शुरू हुआ। फिर बाली में जो पिछले साल G20 की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। PGII को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था G7 की समिट के दौरान जर्मनी में। ट्विटर पर इसके बारे में कहा भी था बाइडेन ने, वो भी इसमें दिया है, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहा था। ये क्या था, इसका जो पर्पज है PGII और BRI दोनों का पर्पज क्या है कि ये फंडिंग सिक्योर करेंगे कंट्रीज़ के लिए, उनके अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हो गया, पोर्ट हो गया, ब्रिज हो गया, इसको डेवलप करके। अब इसको BRI के अल्टरनेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात कि चाइना जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे US को भी खतरा है, US भी देख रहा है, उसका एक कंपटीटर बढ़ रहा है। दूसरा, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये 2013 में शुरू किया गया था और इसका जो एम था, जो गोल था, वो था जो एंशियंट सिल्क रूट है, कनिष्क के समय में आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में कि कनिष्क जो था उसने सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था कुषाण वंश का। तो चाइना और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए जो सिल्क रूट है, उस सिल्क रूट को रिवाइव करने के लक्ष्य से चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। अब बात यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जो ये कॉरिडोर इसके तहत बना रहा है, उस कॉरिडोर से जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉरिडोर बन रहे हैं, जहाँ पे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा ले रहा है। वो आपको बता दिया गया है। इंडिया क्यों BRI का अपोज करता है? इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इसलिए अपोज करता है क्योंकि इंडिया की जो टेरिटरी है जिसको कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया है, पाकिस्तान ने जो POK वाला इलाका है वो इंडिया का है और उसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया है। उस इलीगली ऑक्युपाइड रीजन से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होता है। आप समझिए कि हमारा ये कश्मीर है और इस कश्मीर से ये चाइना का एक रोड पास होगा। अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में है लेकिन है तो हमारा। अब हमारे यहाँ से जब ये रोड निकलेगा तो इससे इंडिया को दिक्कत है, तो इसलिए इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या करता है, अपोज करता है। ये बात हो गई। तो इसलिए इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी था कि इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर लाया जाए, लेकिन ये बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग है। हम यहाँ कहीं भी डेब्ट ट्रैप में किसी देश को फंसाने के लिए काम नहीं करने वाले हैं। एक तो बात ये हो गई। अब PGII में अभी तक क्या काम हुआ है, तो पिछले ही साल तो लॉन्च हुआ था, फिर G20 में इसकी बात की गई, 2021 में लॉन्च हुआ G7, फिर 2022 में 23 में इंडोनेशिया वाली समिट जो बाली समिट हुई थी उसमें भी बातचीत हुई इसके बारे में।
अब बहुत सारे इंडोनेशिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं जो कि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इंडिया भी उस मीटिंग में भाग ले रहा था। तो इंडिया को क्या फ़ायदा मिला? तो इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस गवर्नमेंट ने $15 मिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि 2019 में चाइना ने क्या किया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कुछ प्रोग्राम्स को उसने रोक लिया और एक नया नाम दे दिया ग्रीन BRI, जिससे कि ऐसा लगे कि वो क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है चाइना, ऐसा लगे, इसलिए उसने ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काम शुरू किया। हालांकि ये सब कुछ बस नाम बदलने वाली बात है, बाकी चाइना का जो गोल है वो सबको पता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है, कहाँ से पास होगा और इससे क्या फ़ायदा है, कैसे ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में और सारे आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं।